नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल मेरे प्यारे दोस्तों। कैसे हैं आप? आशा है स्वस्थ और मस्त होंगे और सकारात्मक रूप से भी अपने जीवन को ले जा रहे हों। दोस्तों, कहा जाता है कि जिंदगी एक जादू का खिलौना है। जिंदगी एक जादू का खिलौना है, जो मिल गया वो माटी, जो ना मिला वो सोना है। दोस्तों, हम अपनी अक्सर लाइफ में देखते हैं कि जो हमारे पास होता है उसकी तो हम वैल्यू नहीं करते, उसकी कोई कीमत ही नहीं समझते हैं कि ये तो ऐसे ही मिल गया है, किसी को भी मिल जाता है। लेकिन ऐसा नहीं है। आप बहुत लकी है कि आपके पास वो सब कुछ है, परिवार, समाज, दोस्त, माता पिता, भाई बहन। कुछ लोगों के पास तो ये सब भी नहीं है। तो जो है उसकी वैल्यू करना सीखिए। मैं ये नहीं कहती कि आप महत्वाकांक्षी मत बनिए, आपको हमेशा पाने की लालसा होनी चाहिए, लेकिन स्वस्थ प्रतिस्पर्धा के बल पर। ऐसा नहीं कि हमारे पास जो है वो माटी हो गया, दूसरों के पास उसको हम सोना समझने लगे। स्वस्थ प्रतिस्पर्धा होनी चाहिए। हम अपनी काबिलियत से पाएंगे ना जो भी हमको पाना है। किसी के सामने का परोसा हुआ भोजन छीन के नहीं खाएं। मैं जीवन के सभी पहलुओं पर बात कर रही हूँ, चाहे आप अभी जिस फेज में हैं या आने वाले हैं किसी फेज में। जीवन के हर पहलू का यही दस्तूर है, जो हमारे पास होता है, चाहे हमारे माता पिता हों, भाई बहन, दोस्त, लाइफ पार्टनर, बच्चे, कुछ भी हो, हमको उसकी वैल्यू नहीं होती है। लेकिन जो किसी और के पास होता है उसको देख के हम अपने बड़े दुखी होते हैं, काश ये हमारे पास होता। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर हमें किसी चीज़ की लालसा है तो हम उसके योग्य बने ना। हमें वो योग्यता होनी चाहिए कि वो चीज़ मेरे पास आए। तो इसलिए मैंने ये लाइनें बोली हैं कि ज़िंदगी एक जादू का खिलौना है, जो मिल गया वो माटी, जो ना मिला वो सोना है। तो इन्हीं लाइनों के साथ आज हम अपने लेक्चर को शुरू करते हैं। दोस्तों, आज MPPSC मेंस पेपर 3 के सिलेबस को हम रिकॉर्ड करेंगे और अगला जो लेक्चर आएगा तो इसके हम नोट्स टू द पॉइंट, उनको नोट्स के फॉर्म में हमने तैयार किया है, वो लेक्चर के रूप में आपके सामने कंटिन्यूसली आते रहेंगे। तो हम बात करते हैं सिलेबस की। दोस्तों, हम देखते हैं कि MPPSC मेंस में 6 पेपर होते हैं। कितने पेपर होते हैं? MPPSC मेंस में 6 पेपर होते हैं। ठीक है, 6 पेपर में 3 पेपर होते हैं 300-300 नंबर के, 2 पेपर होते हैं 200-200 नंबर के और 1 पेपर होता है 100 नंबर का। तो हम आज बात करेंगे पेपर 3 की। 2020 में क्या हुआ, सिलेबस चेंज हुआ है। सिलेबस चेंज होने के साथ ही उसकी आंसर राइटिंग की फॉर्मेटिंग, मार्किंग सब चेंज हुई है। अब उन्होंने क्या फॉर्मेट चेंज किया है, 10 यूनिट रहेंगी प्रत्येक पेपर में। ठीक है, 10 यूनिट में से प्रत्येक यूनिट में से 30-30 नंबर के आपको, मैं पहले 3 पेपर की बात कर रही हूँ, 30-30 नंबर के आपको प्रश्न दिए जाएंगे। 10 यूनिट को अगर हम 300 में बांटें तो एक यूनिट 30 नंबर की हुई कि नहीं हुई? ठीक है, 30 नंबर की होगी। अब ये 30 नंबर वो कैसे बांटेंगे कि उनमें 3 मार्कर भी दे देंगे आपको, मतलब 3 नंबर वाले प्रश्न, 5 नंबर वाले प्रश्न और 11 नंबर वाले प्रश्न। तो वो किस तरीके से बांटेंगे? तो 3 नंबर वाले आपको 3 प्रश्न देंगे वो, ठीक है, और 5 नंबर वाले वो आपको 2 प्रश्न देंगे। ये 3 मार्कर 3 हो गए और 5 मार्कर 2 हो गए। ठीक है, और 11 मार्कर आपको 1 देंगे। इस तरीके से आपके ये 30 नंबर क्या हो जाएंगे, डिवाइड हो जाएंगे। प्रत्येक यूनिट से 3 3 मार्कर, 2 5 मार्कर और 1 11 मार्कर आपको मिलेगा। इस तरीके से प्रत्येक यूनिट से 30 नंबर के प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। हम आज बात करेंगे मेंस पेपर 3 जो कि साइंस टेक्स्ट से संबंधित है। ये बहुत ही विस्तृत माना जाता है। इसके पर्याप्त या टू द पॉइंट नोट्स मिलना बहुत ही मुश्किल होता है। तो मैंने इसके टू द पॉइंट बिल्कुल नोट्स बनाए हैं, जिनका पूरे कंटिन्यूसली आपके सामने आता रहेगा लेक्चर। आज हम पहले सिलेबस रिकॉर्ड करते हैं, देखते हैं क्या क्या इसमें कैसे लिखना है, कैसे फॉर्मेटिंग करना है। तो समझ गए आप, ये 300 नंबर का पेपर होता है जिसमें 10 यूनिट होती हैं। प्रत्येक यूनिट 30 नंबर की होती है और उन 30 नंबर में प्रत्येक यूनिट से 3 3 मार्कर पूछे जाएंगे, 2 5 मार्कर पूछे जाएंगे, 1 11 मार्कर पूछा जाएगा। ओके, तो हम बात करते हैं यूनिट 1 की। यूनिट 1 में देखिए क्या क्या दिया गया है। यूनिट 1 में कार्य, बल, ऊर्जा के बारे में बताया गया है। हमें कार्य, बल, ऊर्जा उनके विस्तार से बताना है। गुरुत्वाकर्षण बल, घर्षण बल, वायुमंडलीय दबाव, कार्य, इकाइयाँ, माप, दैनिक जीवन के उदाहरण, गति, वेग, त्वरण, ध्वनि, परिभाषा, प्रसार का माध्यम, श्रव्य अश्रव्य ध्वनि, शोर, संगीत।
कोई भी तैयारी आप करते हैं तो सिलेबस तो आपको याद होना ही चाहिए, क्योंकि सिलेबस के अकॉर्डिंग ही पढ़ाई करने से ही सफलता प्राप्त होती है। अंधेरे में तीर नहीं चलाना, सटीक निशाने पर लगाना। ध्वनि संबंधित शब्दावली, आयाम, तरंग लंबाई, कंपन की आवृत्ति, विद्युत विभिन्न प्रकार के सेल, परिपथ, चुंबक गुण, चुंबक के क्या गुण होते हैं, कृत्रिम चुंबक क्या होते हैं, उनके निर्माण, उपयोग, प्रकाश क्या है, प्रकाश के कई सारे गुण, परावर्तन, अपवर्तन, दर्पण, लेंस, प्रतिबिंब का निर्माण कैसे होता है, ये सारी चीज़ें, ऊष्मा, तापन, थर्मामीटर, ऊष्मा का रूपांतर, ये यूनिट 1 में आपके शामिल की गए। अब हमको इनके आंसर की फॉर्मेटिंग कैसे करनी होगी। फिजिक्स की अगर हम बात करें तो उसमें कुछ भी आपसे पूछा जाता है, पहले तो आपको उसकी डेफिनेशन देनी है, फिर मात्रक, विमीय सूत्र, ठीक है। डेफिनेशन, मात्रक, विमीय सूत्र और उदाहरण, इन चीज़ों से समृद्ध करना है। अगर वो 3 मार्कर है तो 5 मार्कर में तो परिभाषा, जैसे विशेषताएँ पूछें तो विशेषताएँ लिखें, उसकी से मूल सिद्धांत पूछे तो मूल सिद्धांत लिखें, विभिन्न नियम, व्यवहारिक अनुप्रयोग, डायग्राम, जैसा उसने पूछा वैसा लिखें। तो फिजिक्स में डायग्राम लिखने का जो पैटर्न होता है वो विमीय सूत्र, मात्रक, उदाहरण शामिल करना महत्वपूर्ण माना जाता है, जिससे हमारे आंसर की गुणवत्ता बढ़ जाती है। ओके, 11 मार्कर में अगर कोई आंसर आता है तो हम पहले उसका इंट्रोडक्शन देंगे अच्छे से, फिर बॉडी पार्ट में उसने क्या पूछा है, सिद्धांत पूछे, विशेषताएँ पूछी, नियम पूछे, व्यवहारिक अनुप्रयोग पूछे, वो लिखेंगे हम। फिर लास्ट में, वैसे साइंस में कोई कंक्लूजन नहीं देना आवश्यक नहीं है कि निष्कर्ष हम दें, लेकिन अगर आप निष्कर्ष देते हैं करंट से जोड़कर तो बेहतर माना जाता है। 5 मार्कर में 3 मार्कर आपको 10 शब्दों में लिखना है, ठीक है। 5 मार्कर आपको 50 शब्दों में लिखना है और 11 मार्कर आपको 200 शब्दों में लिखना है। दोस्तों, शब्द सीमा का विशेष ध्यान रखें, शब्द सीमा क्रॉस नहीं होनी चाहिए। आपको आंसर की गुणवत्ता पर ध्यान देना है। आपने शब्द सीमा क्रॉस की तो आपके नंबर काट लिए जाएंगे। तो ज़्यादा से ज़्यादा फोकस आपकी आंसर की गुणवत्ता पर होना चाहिए। कैसे हम बेहतर से बेहतर कम शब्दों में अपनी चीज़ों को प्रस्तुत कर सकते हैं। अगर करंट से कोई हम जोड़ सकते हैं तो क्या हम करंट डाल सकते हैं उसमें। इन तरीक़ों पर आपका फोकस होना चाहिए। नेक्स्ट हम यूनिट 2 देखते हैं। यूनिट 2 में है केमिस्ट्री, तत्व, यौगिक, मिश्रण, परिभाषा, रासायनिक प्रतीक, गुण, पृथ्वी पर तत्वों की उपलब्धता, पदार्थ, धातुएं, अधातुएं, आवर्त सारणी, आवर्तता, परमाणु, परमाणु संरचना, संयोजकता, बंध, परमाणु संलयन, विखंडन, अम्ल, क्षार, लवण, पीएच मान, सूचक, भौतिक और रासायनिक परिवर्तन, दैनिक जीवन में रसायन, ठीक है। तो इसमें केमिस्ट्री में क्या है, हम किसी भी आंसर को लिखेंगे तो वही फॉर्मेटिंग रहेगी, बस विमीय सूत्र मात्रक वाला वो जो है पॉइंट हट जाएगा, क्योंकि ये केमिस्ट्री में नहीं होते हैं। केमिस्ट्री में आपकी परिभाषा होगी, रासायनिक सूत्र आ जाएगा, आपसे मान लो फिटकरी के बारे में पूछ लिया जाए उसके बारे में थोड़ा बताएंगे, ऐसा पदार्थ रंगीन, गंधहीन, स्वादिष्ट जैसा भी है, उसका रासायनिक सूत्र लिखेंगे, उसकी अन्य कोई उपयोग लिखेंगे। इस तरीके से आपको केमिस्ट्री में फॉर्मेटिंग करनी। डायग्राम बन सकता है तो डायग्राम बनाएंगे, रासायनिक संरचना लिखेंगे, रासायनिक गुण लिखेंगे। करंट से अगर कुछ रिलेटेड है आपके पास तो आप जोड़ सकते हैं, अन्यथा तो आवश्यकता नहीं है, ठीक है। इस तरीके से यूनिट इसमें भी वही रहेगा। इकाई 2 से यानी यूनिट 2 से भी 30 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे। इसमें 3 3 मार्कर होंगे, 2 5 मार्कर होंगे, 1 11 मार्कर होगा। 3 मार्कर में 10 शब्द लिखने हैं आपको, 5 मार्कर में 50 शब्द लिखने हैं, 11 मार्कर में 2 शब्द लिखने हैं। इस तरीके से आपके 30 नंबर दूसरी यूनिट के भी तैयार हो जाते हैं। नेक्स्ट है हमारा यूनिट 3। यूनिट 3 में क्या है, सूक्ष्म जीव, जैविक कृषि। पहला कौन सा पॉइंट है, सूक्ष्म जीवों के बारे में अध्ययन, जैविक कृषि के बारे में अध्ययन है। दूसरा कोशिका संरचना, कार्य, जंतुओं पौधों का वर्गीकरण, पौधों पशुओं मनुष्यों में पोषण, पोषण की क्या विधियाँ, कैसे होता है, पोषण के तत्व क्या हैं, संतुलित आहार क्या है, विटामिन क्या है, हीनताजन्य रोग क्या है, हार्मोन्स क्या है, मानव शरीर के अंग, संरचना, कार्यप्रणाली सभी का अध्ययन करेंगे हम। जीवों में श्वसन कैसे होता है, उसकी विधियाँ, पशुओं और पौधों में प्रसंस्करण परिवहन कैसे होता है, पौधों और पशुओं में प्रजनन कैसे होता है, स्वास्थ्य, स्वच्छता एवं बीमारियाँ, इन सबसे संबंधित अध्ययन हम यूनिट 3
बायोलॉजी में करेंगे। किससे संबंधित यूनिट हमारी? बायोलॉजी से संबंधित यूनिट है। इससे भी आपसे 30 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे। इसमें 3 3 मार्कर होंगे, 2 5 मार्कर, 1 11 मार्कर। 3 मार्कर में आपको 10 शब्द लिखने हैं, 5 मार्कर में आपको 50 और 11 मार्कर में आपको 200 शब्दों में आंसर देना है। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं यूनिट 4। यूनिट 4 है कंप्यूटर के प्रकार, विशेषता, पीढ़ी, जनरेशन। मेमोरी कितने प्रकार की होती है, क्या क्या स्पेस है, उसकी क्वालिटी है, कितना उनमें डिफरेंस है। इनपुट आउटपुट डिवाइसेज, स्टोरेज डिवाइस, सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम, विंडोज़, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के उपयोग, कंप्यूटर की भाषाएं, कोबोल, फोर्ट्रान, जावा, सी सी प्लस प्लस, ETC, कंपाइलर, ट्रांसलेटर, इंटरप्रेटर, असेंबलर, इंटरनेट, ईमेल, सोशल मीडिया, फेसबुक, याहू, गूगल, ट्विटर, ई-गवर्नेंस, विभिन्न उपयोगी पोर्टल, साइट, वेब पेजेस, इन सब के बारे में हम अध्ययन करेंगे। इसमें हम परिभाषा देंगे, अगर पूछा जाए तो परिभाषा, इतिहास, प्रकार, महत्व, विशेषता, प्रभाव, इन सभी पॉइंटों पर प्रश्न बनेंगे, उनमें ही हमको आंसर देना है। ठीक है, ये भी आपकी 30 नंबर की यूनिट है, जिसमें 3 3 मार्कर पूछे जाएंगे आपसे, 2 5 मार्कर, ठीक है, और 1 11 मार्कर पूछा जाएगा। 3 मार्कर में आपको 10 शब्द लिखने हैं, 5 मार्कर में आपको 50 शब्द लिखने हैं, 11 मार्कर में आपको 200 शब्द लिखने हैं। इस तरीके से आपकी यूनिट 4 के भी 30 नंबर तैयार हो जाते हैं। ओके, नेक्स्ट हम देखेंगे अपनी यूनिट 5। यूनिट 5 में क्या है? मैथमेटिकल, ठीक है, संख्याएं, प्रकार, इकाई मापन की क्या विधियाँ होती हैं, समीकरण, गुणनखंड, लाभ, हानि, प्रतिशत, साधारण, चक्रवृद्धि, ब्याज, अनुपात, समानुपात, सांख्यिकी, प्रायिकता, केंद्रीय प्रवृत्ति, माध्यिका, बहुलक, विचरणशीलता की माप, प्रादर्श के प्रकार। इसमें कक्षा 10वीं के स्तर का मैथ आएगा। तो इसके लिए आपके पास सिर्फ एक ही उपाय है, आप ज़्यादा से ज़्यादा अभ्यास करें। अभ्यास उन्हीं चीज़ों करना है जो सिलेबस में आपको दी गई हैं। सिलेबस के बाहर आपको कुछ भी नहीं करना है। इन्हीं से प्रश्न आएंगे, 3 3 मार्कर आएंगे, 2 5 मार्कर आएंगे, 1 11 मार्कर आएगा। ठीक है, मैथ की एक विशेषता मैं आपको बताऊं, इसमें कोई मार्क्स नहीं काटे जाते हैं। अगर आपका आंसर सही है तो आपको 3 मार्कर के 3 नंबर मिलेंगे, 5 मार्कर के पूरे 5 नंबर मिलेंगे, 11 मार्कर के पूरे 11 नंबर मिलेंगे। एक भी अंक आपका काटा नहीं जाएगा। तो अगर आपका ये पार्ट अच्छा है तो आप ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स गेन कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारी यूनिट 6। यूनिट 6 में संक्रामक रोग, उनकी रोकथाम, मतलब बीमारियों की चर्चा की गई है। राष्ट्रीय टीकाकरण कार्यक्रम, आयुष पद्धति, आयुर्वेद, योगा, यूनानी, सिद्धा, होम्योपैथी चिकित्सा पद्धतियों की प्रारंभिक जानकारी के बारे में पढ़ना है। केंद्र राज्य शासन की महत्वपूर्ण स्वास्थ्य संबंधी कल्याणकारी योजनाओं के बारे में पढ़ना है। केंद्र राज्य शासन के महत्वपूर्ण स्वास्थ्य संगठन के बारे में पढ़ना है। तो स्वास्थ्य यानी हेल्थ रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं वो हमको यूनिट 6 में पढ़नी है। इस यूनिट से भी आपके 30 नंबर के प्रश्न आएंगे। 3 3 मार्कर होंगे, 2 5 मार्कर होंगे, ठीक है, 1 11 मार्कर होगा। 3 मार्कर में 10 शब्द लिखने हैं आपको, 5 मार्कर में 50, 11 मार्कर में आपको 200 शब्द लिखकर इस आंसर को पूर्ण करना है। इसके लिए आप करंट से अपडेट रहें। कौन कौन सी वैक्सीन, कौन कौन से प्रोग्राम सरकार द्वारा चलाए जा रहे हैं, कोरोना के लिए क्या पहले की गई, कौन से पोर्टल, कौन सी वेबसाइट, कौन सा इंजेक्शन, कौन सा ऐप लॉन्च किया गया, कौन कौन सी वैक्सीन बनाई जा चुकी हैं, वैक्सीन कौन से संगठन ने बनाई है, लिखा है ना यहाँ महत्वपूर्ण स्वास्थ्य संगठन, ये देखिए ये लिखा है ना महत्वपूर्ण स्वास्थ्य संगठन। तो स्वास्थ्य संगठन कोई सा भी हो उसके बारे में आपसे पूछ सकते हैं बात की, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं यूनिट 7। ये आपकी काफ़ी बड़ी यूनिट है। इसमें मानव जीवन पर विकास के प्रभाव, स्वदेशी प्रौद्योगिकी की सीमाएं, रिमोट सेंसिंग का इतिहास, भारत में रिमोट सेंसिंग, इसरो के बारे में पढ़ेंगे, RR कैट के बारे में पढ़ेंगे, SDSC के बारे में पढ़ेंगे, DRDO के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। भाभा के बारे में पढ़ेंगे हम, बार्क, टाटा, TIFR, NARL, LPSC, SSC, IDSN, ISSD, BSSC, इन सब के बारे में हम यहाँ पर अध्ययन करेंगे। ये काफ़ी बड़ा पोर्शन है आपका, लेकिन कवर हो जाएगा अगर आप सही से कंटिन्यूसली लेक्चर देखेंगे तो। BSSSC, IST, NRSC, IRS, इन सब के बारे में यहाँ पर विस्तृत से हम पढ़ेंगे। फिर देखेंगे कि देहरादून
भूस्तर उपग्रह के बारे में पढ़ेंगे हम, ठीक है। प्रक्षेपण की पीढ़ियाँ पढ़ेंगे, SLV, ASLV, PSLV, GSLV, RSLV। पशुपालन उद्योग, पर्यावरण जैसे क्षेत्रों और उपयोग पढ़ेंगे। क्लोन पढ़ेंगे, रोबोट, कृत्रिम बुद्धिमत्ता के बारे में पढ़ेंगे। विज्ञान प्रौद्योगिकी क्षेत्र में इंडियन साइंटिस्ट ने क्या योगदान दिया है उनके बारे में पढ़ेंगे। चंद्रशेखर वेंकट रमन हो, हरगोविंद खुराना हो, है ना, चंद्रशेखर वेंकट रमन, हरगोविंद खुराना, जगदीश चंद्र बसु, जागीर बाबा, M विश्वेश्वरैया, श्रीनिवास रामानुजन, विक्रम साराभाई, कलाम, सत्येंद्रनाथ बोस, राजा रमन्ना, प्रफुल्ल चंद्र राय। विज्ञान क्षेत्र में राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कारों के बारे में भी हम करेंगे। तो यूनिट 7 थोड़ी बड़ी है, लेकिन कंटिन्यूसली अगर आप अध्ययन करेंगे तो एक एक बिंदु को हम आपका कवर कराएंगे, ठीक है। तो यहाँ आप करंट से भी रिलेटेड रहें और कोई 30 नंबर के प्रश्न यहाँ से भी बनेंगे, जिसमें 3 3 मार्कर होंगे, 2 5 मार्कर होंगे, 1 11 मार्कर होगा। 3 मार्कर में आपको 10 शब्द लिखने हैं, 5 मार्कर में 50, 11 मार्कर में आपको 200 शब्द लिखकर अपने आंसर की इतिश्री करनी है, ठीक है। 5 मार्कर में आवश्यकता, अगर शब्द आपको कम पड़ रहे हैं तो आप इंट्रो दे सकते हैं, कंक्लूजन दे सकते हैं, लेकिन वहाँ 50 शब्द की सीमा है, तो मैं तो कहूँगी कि जो प्रश्न में पूछा गया है वो उसके महत्वपूर्ण बिंदु को शामिल कर दें। कंक्लूजन और इंट्रोडक्शन लिखवा ना हो तो भी चलेगा, ठीक है। अब यूनिट 8 में क्या दिया गया है, इसमें ऊर्जा के पारंपरिक और गैर पारंपरिक स्रोत, अर्थ, परिभाषा के बारे में बताया गया है। इसमें हम ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करेंगे डाटा फैक्ट डालने, करंट से अवेयर रहें, तकनीकी शब्दों का यूज करें। ऊर्जा दक्षता, ऊर्जा प्रबंधन, संगठनात्मक एकीकरण, परिचालन कार्य, ऊर्जा प्रबंधन, ऊर्जा क्रय, उत्पादन योजना, नियंत्रण, रखरखाव के बारे में अध्ययन करेंगे। ऊर्जा रणनीतियों से संबंध मुद्दे, चुनौतियों पर बात करेंगे। ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोत, वर्तमान परिदृश्य और भविष्य की संभावना क्या है, उन पर भी हम अध्ययन करेंगे। सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, महासागरीय ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा, बायोमास, जैव ईंधन, इन सब ऊर्जाओं के बारे में हम अध्ययन करेंगे। इससे भी 30 नंबर के ही प्रश्न आएंगे, 3 3 मार्कर होंगे, ठीक है, 2 5 मार्कर, 1 11 मार्कर। 3 मार्कर में आपको 10 शब्द लिखने में बार बार इसलिए बोल रही हूँ ताकि आप अपने दिमाग में ये बिठा लें, शब्द सीमा को क्रॉस नहीं करना है। जीवन में पहले ही बोल चुकी हूँ, जीवन में सफलता की पहली शर्त है अनुशासन। अनुशासन मीन्स होता है रेगुलेशन, खुद पर और अपने आसपास की चीज़ों पर। हम किसी और को रेगुलेट नहीं करें, अपने आप को करें। क्या मेरा सबसे ज़्यादा लिखना ही नहीं है, अब ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम उन 10 शब्दों में कौन कौन शब्द चुनें कि जो हमारे उत्तर को प्रभावी बनाए। समझ रहे हैं आप बात? शब्द सीमा क्रॉस करेंगे तो आपको ही नुकसान होगा, आपके मार्क्स काटे जाएंगे। शब्द सीमा को क्रॉस नहीं करना। 3 मार्कर में 10 शब्द लिखेंगे, 5 मार्कर में 50 और 11 मार्कर में 2 शब्दों को लिखना। दोस्तों, मैं अपनी जिम्मेदारी को पूर्णतः निभा रही हूँ, लेक्चर बनाकर आपकी आवश्यकता के अनुसार। अब आपकी जिम्मेदारी आप किस तरीके से निभाते हैं, आपको लायक तो करिए दिया कीजिए लेक्चर को। इतने में तो आपको पैसे बिल्कुल नहीं लगते, मुझे लगता है आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को बिल्कुल नहीं निभा रहे हैं। लाइक शेयर करना आपकी ड्यूटी है, कमेंट्स बॉक्स में फीडबैक देना आपकी ड्यूटी है, और कैसे बेहतर किया जाए ये सजेशन देना आपकी ड्यूटी है। अगर आप कुछ बताएंगे ही नहीं तो हम क्या इम्प्रूवमेंट करेंगे, कैसे समझें कि आपकी क्या आवश्यकता है, आप किस तरीके के और लेक्चर चाहते हैं। तो फीडबैक ज़रूर दें, शेयर करें और लाइक करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। नेक्स्ट हम अपनी यूनिट देखेंगे यूनिट 9, ठीक है। यूनिट 9 में डाटा, फैक्ट, तकनीकी शब्द, करंट अफेयर्स पर हम ध्यान देंगे। अगर इससे रिलेटेड कोई हमको डाटा, फैक्ट, तकनीकी शब्द मिलता है तो हम इसमें ज़रूर डालें। तो इसमें पर्यावरण की परिभाषा, क्षेत्र, आयाम, भौतिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, शैक्षिक, मनोवैज्ञानिक आदि भारतीय संदर्भ में पर्यावरण की अवधारणा, आधुनिक विश्व में पर्यावरण की अवधारणा के बारे में विस्तृत से अध्ययन करेंगे यहाँ पर, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे मानव गतिविधियों का पर्यावरण पर प्रभाव, पर्यावरण से संबंधित नैतिकता, मूल्य, जैव विविधता, पर्यावरण प्रदूषण, पर्यावरण परिवर्तन, इन सब बिंदुओं पर गहराई से अध्ययन करना, क्योंकि इन्हीं से प्रश्न बनेंगे और बनना अवश्यंभावी है। प्रश्न यहाँ से छूट नहीं सकते क्योंकि हर यूनिट से उनको 30 नंबर के प्रश्न तैयार करने हैं। पर्यावरण से संबंधित क्या समस्याएं हैं, क्या चुनौतियाँ हैं, कारण क्या है उनके छिड़काव और प्रभाव क्या हो सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम देखेंगे
पर्यावरण शिक्षा, सार्वजनिक जन जागरूकता के क्या कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं और क्या प्रयास हो सकते हैं। पर्यावरण शिक्षा के लिए क्या प्रयास, उसका स्वास्थ्य सुरक्षा से क्या संबंध है, पर्यावरण अनुकूल प्रौद्योगिकी क्या है, ऊर्जा का संरक्षण कैसे करेंगे, पर्यावरण संरक्षण के संवैधानिक प्रावधान क्या है, पर्यावरण संरक्षण नीतियाँ और नियामक ढांचा क्या है, मतलब कौन कौन से संगठन है, कौन कौन सी पॉलिसी, कौन कौन से एक्ट लाए गए हैं पर्यावरण को संरक्षित करने के लिए, इनके बारे में हम विस्तार से अध्ययन करेंगे। इससे भी 30 नंबर के प्रश्न बनेंगे आपके। 3 3 मार्कर होंगे, 2 5 मार्कर, 1 11 मार्कर। 3 मार्कर में आपको 10 शब्द लिखने हैं, 5 मार्कर में 50 शब्द लिखने हैं, 11 मार्कर में आपको 200 शब्द लिखने हैं। इस तरीके से आपकी यूनिट 9 भी तैयार हो जाती है। नेक्स्ट हम देखते हैं अपनी यूनिट 10। ठीक है, यूनिट 10 में भूगर्भ शास्त्र के बारे में विस्तृत अध्ययन करेंगे। उसकी परिभाषा, महत्व, भूपर्पटी, मेंटल, कोर, स्थलमंडल, जलमंडल, पृथ्वी की उत्पत्ति, आयु, भूवैज्ञानिक समय सारणी, शैल, चट्टान, परिभाषा, आग्नेय, अवसादी, कायांतर शैलें, खनिज, अयस्क, जीवाश्म, अपक्षय, अपरदन, मृदा निर्माण, भूमिगत जल, प्राकृतिक कोयला, प्राकृतिक तेल, गैस, इनके बारे में हम यूनिट 10 में अध्ययन करेंगे। इसमें आपको ज़्यादा से ज़्यादा डायग्राम बनाना, कि जहाँ बात ज्योग्राफी की आ जाती है वहाँ डायग्राम बनाना उत्तर को प्रभावपूर्ण बना देता है। आप याद रखें, जहाँ भी संभव है आप फ्लोचार्ट डायग्राम बना सकते हैं, आप बनाएं। आपसे ये नहीं कहा गया कि आप पूरा पेज बनाएं, आप अभ्यास करें घर पर छोटा से छोटा डायग्राम बनाने का। जैसे कि मान लीजिए मैं ये एमपी का डायग्राम बनाने वाली हूँ, ये देखिए बन गया छोटा सा डायग्राम। ये मैंने अभी यहाँ स्क्रीन पर बनाया है, पेज में मैं इससे छोटा भी बना सकती हूँ। आपसे भारत के डायग्राम बनाने के लिए बोला जाए, अगर भारत के साउथ का पार्ट आपसे पूछा जा रहा है तो आप इतना डायग्राम बना के बता सकते हैं। समझ रहे हैं बात को? आप इतना डायग्राम बना के बता सकते हैं कि ये यहाँ पर है तमिलनाडु, यहाँ पर है महाराष्ट्र, थोड़ी सी चीज़ें बता सकते हैं। आपसे ये नहीं कहा गया कि आप पूरा उठा के इंडिया का डायग्राम बनाएं और पूरा पेज भरें, ज़रूरत नहीं है। जितनी ज़रूरी है उतना ही डायग्राम बनाएं। आपसे अगर कश्मीर वाला पार्ट पूछा जाता है तो आप कश्मीर वाला पार्ट बना के इतना ही बताएं, आपको पूरा डायग्राम बनाने की आवश्यकता नहीं है। ये आपके स्मार्ट वर्क को दर्शाता है कि आपने कितना स्मार्ट वर्क किया है। आपसे जो पूछा जा रहा है आप उसी पार्ट को दिखा पा रहे हैं या नहीं। ये थोड़े हैं कि आपने उठा के पूरा, वो हनुमान जी वाला काम मत करना। उन्होंने एक बूटी मंगाई थी, पूरा पर्वत ही उठा के ले आए थे, तो आपको पूरा पर्वत नहीं देना है। आपको स्मार्टनेस दिखानी है कि हमने कितना वर्क किया है, कितना डीप स्टडी की है, कितनी मेहनत की है। आप जो पूछ रहे हैं हम उसको टू द पॉइंट प्रेजेंट करने में समर्थ हैं। अगर आप ये कर पाते हैं तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स मिलने की संभावना रहती है, क्योंकि भेड़ चाल तो सभी चल रहे हैं। आपको भेड़ चाल नहीं चलनी, हट के काम करने हैं, स्मार्टनेस दिखानी है। समझ रहे हैं बात को? आप पूरा भारत का मैप बना के भी क्या उखाड़ लेंगे, फालतू में पेज भरेंगे, उसके दिमाग को ख़राब करेंगे। तो स्मार्ट तरीके से उतना ही पार्ट बनाइए और दिखा दीजिए, यहाँ पर हिमाचल प्रदेश है, यहाँ पर नॉर्थ ईस्ट में फलाना है, साउथ में ये है और नॉर्थ में ये, जो भी उन्होंने पूछा है। तो इस तरीके से आपको स्मार्ट वर्क करना है। डायग्राम, भौगोलिक शब्दावली आपको पता होनी चाहिए। सेल किसे कहते हैं, है ना, जीवाश्म क्या है, अपक्षय क्या है, अपरदन क्या है, प्राकृतिक तेल गैस क्या है, कोयला क्या है, स्थलमंडल क्या है, जलमंडल क्या है। भौगोलिक शब्दावली का मतलब होता है कि ज्योग्राफी संबंधित टर्म है वो आपको पता होने चाहिए। तो मुझे लगता है कि मैं जो बात आपको समझा पा रही थी वो समझाने में सक्षम हूँ और आपको समझ में आई होगी। आपके इससे रिलेटेड कोई डाउट रहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के बता सकते हैं। दोस्तों, ज़्यादा से ज़्यादा फीडबैक दें, क्योंकि आपके फीडबैक मुझे इम्प्रूव करने में मदद करते हैं। लाइक करें, लेक्चर को शेयर करें। अगर आपको कोई कमी लगती है तो आप बेफिक्र होकर कमेंट बॉक्स में लिखें, क्योंकि आपका फीडबैक देना मुझे इम्प्रूवमेंट में मदद करेगा। ठीक है, अभी मैंने सिलेबस को रिकॉर्ड कर दिया है। अगला लेक्चर आएगा अपनी यूनिट 1 से, जिसमें कार बल के बारे में विस्तार से बताया जाएगा। तो आप उसके लिए रेडी रहिएगा अपने सिलेबस और अपने नोट्स के साथ। ठीक है, इसमें भी यूनिट 10 में भी आपके 30 नंबर के प्रश्न आएंगे। ठीक है, 3 3 मार्कर होंगे, 2 5 मार्कर, 1 11 मार्कर। 3 मार्कर में आपको 10 शब्द लिखने हैं। मैं पहले ही बोल चुकी हूँ, हर यूनिट में बोल रही हूँ।
5 मार्कर में आपको 50 शब्द लिखने हैं, 11 मार्कर में आपको 200 शब्दों में अपने आंसर की एतिश्री करनी है। आपका ध्यान ज़्यादा से ज़्यादा प्रभावपूर्ण होना आंसर को बनाने पर होना चाहिए। आप अपने आंसर को कितना इफेक्टिव बना पा रहे हैं, ये आपकी जिम्मेदारी होनी चाहिए। कचड़ा नहीं लिखना है, उसमें कुछ भी लिख के आ गए, क्योंकि आप अकेले नहीं है, कंपटीशन में हज़ारों लोग हैं, हज़ारों लाखों लोग हैं। प्री में तो लाखों होते हैं, मेंस में हज़ार रह जाते हैं, इंटरव्यू में सैकड़ों में ही रह जाते हैं। ठीक है, तो आप ये ध्यान रखें, इफेक्टिव बनाएं अपने आंसर को। डायग्राम, फ्लो चार्ट जहाँ संभव है बना सकते हैं। करंट से अपडेट रहें, डाटा, फैक्ट, टेक्निक, शब्दावली, करंट अफेयर्स कुछ रिलेटेड तो ज़रूर उसमें डालें, जो आपके अध्ययन को प्रभावपूर्ण बताता है। ये बताता है कि आप वाकई अवेयर हैं अपने आसपास की चीज़ों से, जो कि एक अधिकारी में गुण होना चाहिए कि उसके समाज में क्या चल रहा है, परिवेश में क्या चल रहा है, वो उससे अवेयर है या नहीं। तो मुझे लगता है कि मैं जो चीज़ें आपको समझाने में का प्रयास कर रही थी और समझाने में सफल हो पाई हूँ। और अगर फिर भी आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं। लेक्चर को लाइक ज़रूर करें, शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। आज का लेक्चर हम यहीं समाप्त करते हैं। आप सिलेबस का और विस्तृत अध्ययन करिएगा। गुड लक, गुड बाय, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अपने अध्ययन को सकारात्मक वे में लेकर चलें और जो आपके पास है उसके लिए अपने ईश्वर को ग्रेटिट्यूड व्यक्त करें, धन्यवाद व्यक्त करें। हे प्रभु, आपने हम पर बड़ी कृपा की कि हमको हमारा परिवार, माता पिता, भाई बंधु, दोस्त का सब कुछ प्रदान किए। अब हमें अपने आशीष में बनाए रखें। हम जो सफलता पाना चाहते उसके लिए भी हमें डेडिकेशन प्रदान करें, आत्मविश्वास, धैर्य से भरपूर करें, ताकि हम जीवन में आने वाली हर समस्या से लड़ सकें और अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकें। आप जितनी सकारात्मक रहेंगे, जीवन की दिशा उतनी ही सकारात्मक होगी और सफलता उतनी ही आपके निकट होगी। ये मैं आपको 100% दावे के साथ कह सकती हूँ। निराशा किसी भी सफलता की जननी नहीं है। आपको सकारात्मक रहना ही होगा। तो खुश रहें, मस्त रहें। गुड लक, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत।